हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लेस्ट्रॉन के बारे में स्टडी की थी। क्लेस्ट्रॉन एक प्रकार का एम्पलीफायर था। उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन ही था। ऐसे ही जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके लास्ट टॉपिक से। कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे। देन इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इसके एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड लो पावर वैक्यूम ट्यूब है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होगी। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्लेस्ट्रॉन के जैसे ही है, वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन। ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। जो क्लेस्ट्रॉन हमने पढ़े थे वो एक प्रकार के एम्पलीफायर के जैसे आप काम में लेते हो और उससे ऑसिलेटर के जैसे भी काम में ले सकते हो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज पे। बट जो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन हमने पढ़ा था वो उस टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को हम ऑसिलेटर में भी चेंज कर सकते हैं, ऑसिलेटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑसिलेटर को डिज़ाइन करने के लिए किस टाइप का फीडबैक उसमें काम में लेते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वो सिस्टम एम्पलीफायर के जैसे काम करेगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो वो ऑसिलेटर के जैसे काम करता है। अब कोई भी सिस्टम आपका ऑसिलेटर के जैसे काम करे, इसकी दो शर्तें होती थी। एक क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, बार्क-हासन क्राइटेरिया। क्या होता था कि लूप गेन आपका यूनिटी होना चाहिए और अगर फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है लूप गेन का वो यूनिटी होगा, तब आपका ऑसिलेटर आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब अगर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन से हम क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज करना है तो जो दो कैविटीज़ उसके सिस्टम में टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में हम काम में ले रहे हैं उन दोनों कैविटीज़ की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी बदलना पड़ेगा। इस सब में कुछ डिफ़िकल्टी होती है ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए, इसलिए जनरली हम इस अप्रोच को अवॉइड करते हैं। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को काम में लिया। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में एक सिंगल कैविटी यूज़ करते हो और ये सिंगल कैविटी ही आपको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस प्रोवाइड करती है। तो जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमें ध्यान रखना है, वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन होता है। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को कुछ कन्वर्ट करके उसमें कुछ डिज़ाइन में चेंज करके हम ऑसिलेटर बना सकते हैं। ऑसिलेटर बनाने के लिए ज़रूरी कंडीशन होती है कि पॉजिटिव फीडबैक हमें देना चाहिए और लूप गेन यूनिटी होना चाहिए। पर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन से क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर बनाने पर उसकी दोनों कैविटीज़ की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है, जिससे ऑसिलेशंस को जनरेट करने में कुछ डिफ़िकल्टी आती है। इन सभी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए, को दूर करने के लिए हम रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का काम में लेते हैं। इसमें एक सिंगल कैविटी का कोई सिंगल कैविटी होती है इसके स्ट्रक्चर में, जो कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस प्रोवाइड करती है। अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के जैसे ही रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन भी वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन यूज़ करता है टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। ठीक है, बट इनकी जो कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, इसमें एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक सिंगल कैविटी यूज़ करता है। टू कैविटी में साफ सी बात है दो कैविटीज़ थी, बंचर कैविटी और कैचर कैविटी। तो ये जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की सिंगल कैविटी है ये ही दोनों काम करेगी, बंचर कैविटी का काम भी यही करेगी और कैचर कैविटी का काम भी ये सिंगल कैविटी ही करती है। जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम का फॉरवर्ड मूवमेंट चल रहा होता है उस वक्त ये बंचर कैविटी के जैसे काम करती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम
फॉरवर्ड मूव कर रही है तो जो हमारी कैविटी है वो बंचर कैविटी के जैसे काम करेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स का बैकवर्ड मूवमेंट चलेगा तब ये कैविटी कैचर कैविटी के जैसे काम करती है। अब जैसा कि हमें पता है ऑसिलेशंस के लिए फीडबैक ज़रूरी है। फीडबैक क्या कैसे लगाया जाता है कि आउटपुट का पोर्शन आप वापस इनपुट पे देते हैं तो वो फीडबैक के जैसा काम करता है। और जब ये फीडबैक दिया जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, तो ये कैसे काम करेगा, ऑसिलेटर के जैसे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड मूवमेंट में ये इनमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पाया जाएगा, और इसकी कंस्ट्रक्शन में एक रिपेलर यूज़ किया जाता है। जब रिपेलर यूज़ करेंगे उसका काम होता है रिपल्सिव फोर्सेस उन पे लगाता है। रिपल्सिव फोर्सेस मतलब जो आपके पास अभी फोर्स है उसका उल्टा फोर्स, विपरीत फोर्स लगाया जाता है। तो रिपेलर के मदद से बंचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब फॉरवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आपकी कैविटी बंचर कैविटी के जैसे काम करेगी, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से गुजर रहे होते हैं, और जब रिपेलर से ये टकरा कर जब इन पर रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, और ये आपको इस रिपल्शन की वजह से ये बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, जिन्हें कैचर कैविटी पर कैच कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम देखिए आप। डायग्राम में सबसे पहले यूज़ किया गया है यहाँ पे एक कैथोड, फिर ये एनोड। एनोड को यहाँ पे आप फोकसिंग एनोड भी बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये जो कैथोड और ये एनोड है ये मिल के इलेक्ट्रॉन ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन गन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ये जो जैसे डॉटेड हमने दिखा रखा है, डॉटेड लाइंस, ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करता है, और जो ये फोकसिंग एनोड है इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को फोकस रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना जाएं इस ट्यूब से। तो एक डेडिकेटेड पाथ में बनाए रखने के लिए, इस डेडिकेटेड पाथ में फोकस्ड रखने के लिए हम फोकसिंग एनोड का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल भी आपने इनपुट पर लगाया है जिसकी वजह से इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। जो रिपेलर की हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा रिपेलर, ई आर और है आगे इसके, REPELLER। ठीक है, तो ये जो रिपेलर प्लेट है इस पे देखिए आप नेगेटिव वोल्टेज लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पे नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। इसका काम क्या रहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन बीम आएगी उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए ये रिपेलर हमने यहाँ में काम लिया है। अब रिपल्शन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ऑसिलेशंस के लिए आप क्या चाहते हैं कि जो आउटपुट पे जो पोर्शन है वो वापस आप इनपुट को फेड करें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेलर की सहायता से जब रिपेल किया जाएगा, रिपल्स किया जाएगा, तो ये वापस घूम के आपको इनपुट पे मिलेंगे। यही होता है आपका फीडबैक। तो ये फीडबैक प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये रिपेलर। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपके लिए मेजर एलिमेंट्स क्या हैं, कैथोड और एनोड जो कि आपको इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। रिपेलर की वजह से फीडबैक मिल रहा है जिससे ये ऑसिलेटर के जैसे भांति कार्य करेगा, और ये आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने के काम में आता है। नेक्स्ट इसकी हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग जैसे हमने क्लेस्ट्रॉन में देखी थी, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ एजम्पशंस इसमें हम देखते हैं। एप्पल गेट डायग्राम जैसे ये डायग्राम हमने लास्ट टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में भी इस टाइप का डायग्राम देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम यहाँ देख रहे थे। तो कुछ अजम्पशंस है वो हम देखते हैं कि फर्स्ट हमने एक इलेक्ट्रॉन मान रखा है ER। ER क्या है आपका, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन हमने माना है जो कि एनोड कैविटी को क्रॉस करता है, तो कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसमें ऐड नहीं होती है, और जब ये रिपेलर से रिपेल होता है तब भी सेम वेलोसिटी से ही वापस आ रहा होता है। तो फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ दोनों में इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की
वेलोसिटी सेम रहती है। तो ये बीच वाला जो ये यूज़ कर रहे हैं ये हो गया आपका ER, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया है EE, जिसको बोला जाएगा अर्ली इलेक्ट्रॉन। ये अर्ली इलेक्ट्रॉन हमारे इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले जल्दी निकल रहा है, जल्दी स्टार्ट हो रहा है इसका। और ये जो रिपेलर पे, क्योंकि जल्दी स्टार्ट हो है तो रिपेलर पे भी सबसे पहले पहुंचेगा। ये रिपेलर पर सबसे पहले पहुंचता है, पर जब रिटर्न रिपेलर से रिपल्स होने के बाद ये रिटर्न करता है तो ये बहुत स्लोली मूव करता है। बट जो हमारा पॉइंट है, अगर इसको हम ए पॉइंट मान लें, तो हमारे बंचिंग पॉइंट पे ये सेम टाइम पे ही पहुंचता है जब हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो ये अगर यहाँ कोई ए पॉइंट हमने मान लिया, तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होके ए पॉइंट पे किसी टाइम टी पे पहुंच रहा है। अर्ली इलेक्ट्रॉन इससे पहले स्टार्ट हुआ था, किंतु बहुत स्लोली मूव करने की वजह से ये सेम टाइम पे ही पॉइंट ए पे पहुंच रहा है। ऐसे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं जिसको हम EL, लेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट इलेक्ट्रॉन, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से लेट स्टार्ट होगा। ये इन दोनों, जो हमारा अर्ली इलेक्ट्रॉन है और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों से लेट स्टार्ट हो रहा है, पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये हमारे जो पॉइंट ए पे सिमिलर टाइम पे ही पहुंचेगा। तो टाइमिंग इस पॉइंट पर पहुंचने की तीनों की सिमिलर है। किसी ने पाथ ज़्यादा ट्रैवल किया है, किसी ने कम किया है, किसी की वेलोसिटी बढ़ रही है, किसी की कम रह रही है। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी दोनों साइड में आपको सेम मिल रही है। तो जब ये इस पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बंच बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बंचिंग प्रोसेस आपकी चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स बंच बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो पूरा टाइम है इनका ट्रैवलिंग का, इस टाइम को बोला जाता है ट्रांजिट टाइम। अब ये ट्रांजिट टाइम की भी एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए, ताकि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये सेम टाइम पे यहाँ पहुँच कर बंच बना सके। तो ये टाइम दी जा इस फॉर्मूले से, t इक्वल्स टू n+3/4, जहाँ पे n आपका एक इंटीजर है। तो ये 1/1 3/4 ऐसे भी हो सकता है, 1 3/4। ऐसे ही इंटीजर की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एक पूरा साइकिल हो गया और दूसरा 3/4 साइकिल आपका काम में आ रहा है फॉर ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम। अब ये जो एनोड कैविटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करती है जब वो रिपेलर की तरफ जा रहे होते हैं। और जब इनकी रिटर्न रिपल रिपेलर से रिपेल होने के बाद में जब ये रिटर्न जर्नी इनकी जर्नी चल रही होती है, तब ये आपकी कैविटी इनकी एनर्जी को गेन कर लेती है। तो जब फॉरवर्ड मोमेंट चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तब तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी, उनकी स्पीड को बढ़ाती है। जब रिपेलर से रिपेल होके ये वापस आ रहे होते हैं, तो बैकवर्ड मूवमेंट में ये कैविटी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को गेन कर लेती है। इनका गैप वोल्टेज भी मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। अगर मैक्सिमम पॉजिटिव पे हो की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त ही आपके मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होते हैं। ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम अभी हमने देखा t इक्वल्स टू n+3/4 से दिया जाता है। और ये जो ट्रांजिट टाइम है ये रिपेलर और एनोड के वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की वर्किंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऐसी जगह काम में लिया जाता है जहाँ पर आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेडियो रिसीवर्स में, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक्स में, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में, लोकल ऑसिलेटर ऑफ माइक्रोवेव रिसीवर्स, और सिग्नल सोर्स में जहाँ पे आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ज़रूरत हो माइक्रोवेव जनरेटर्स में। तो ये कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं। रेडियो रिसीवर्स में आप देख सकते हैं, आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की बात करते हैं, 92.7 या 94.3 मेगाहर्ट्ज, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की जब ये बात करते हैं, तो वहाँ पे इन सब के लिए आप रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को काम में ले सकते हो। ये बाकी के एप्लीकेशंस भी हमें ध्यान रखने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट देखा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का प्रिंसिपल, जो कि टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के समान ही है, वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन। देन हमने देखा कि ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक ऑसिलेटर के जैसे काम करते हैं। तो एक ऑसिलेटर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके बारे में स्टडी की।
देन इसका कंस्ट्रक्शन जो हमने डायग्राम स्टडी किया, और वर्किंग। वर्किंग में एप्पल गेट डायग्राम हमें ध्यान रखना है। और एप्लीकेशंस में आप एक वर्ड याद रखना कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे हम रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन को काम में लेते हैं।